नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह तंवर आप सभी का एबीवाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसे कि साथियों हम सभी पढ़ रहे थे अभी तक वोकैब के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी की बहुत सारी वोकैब के बारे में जानकारी ली, यानी उन सभी के बारे में जानकारियां ली। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थिक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, उन सभी के बारे में क्या कर रहे हैं, हम जानकारी ले रहे हैं। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि आप सभी एबीवाई द न्यू एरा एजुकेशन इरा पर, यानी एबीवाई द न्यू एजुकेशन इरा को क्या करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने सभी साथियों तक इसे शेयर जरूर करें। साथियों, आप सभी के सहयोग से ही आज ये नया प्लेटफॉर्म सभी तक पहुंच पाएगा और ये प्लेटफॉर्म सभी को बहुत कुछ इस महासागर के अंदर देने के लिए आया है, क्योंकि आज जो चल रहा है वो महासागर है। क्योंकि आज के समय का जो राजस्थान है या आज के समय का इंडिया जो है वो कंपटीशन के मामले में क्या चल रहा है, पूरा भरपूर महासागर की तरह चल रहा है, जहां पर सब लोग पढ़ाते हैं लेकिन कुछ सटीक चीजें जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है वो कोई नहीं पढ़ाता साथियों। तो बिल्कुल आप सभी के लिए एबीवाई लेके आया है यही क्लास, जहां से आपको हिंदी की ग्रामर पार्ट का जितना भी टॉपिक्स है वो सारे क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं। और ये सारे टॉपिक्स आपको मेरे द्वारा क्लियर करवाए जा रहे हैं साथियों। तो सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से जुड़िएगा तथा सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है मुहावरे। क्या है साथियों, मुहावरे। अब जो मुहावरे की बात आती है साथियों, तो मुहावरे में मैंने पहले भी बता चुका था, मुहावरे और लोकोक्तियां दो प्रकार होते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियां क्या होती हैं, उन सभी के बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी जरूर लेते हैं। तो यहां पर बात आती है मुहावरे की कि आंख का तारा होना। क्या होना, आंख का तारा होना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा बहुत प्रिय होना। कहते हैं ना कि ये तो मेरे आंख का तारा है, या राम मेरे आंख का तारा है, यानी राम मेरे बहुत प्रिय हैं। राम जो है वो मेरा बहुत प्रिय है। बिल्कुल साथियों, प्रिय जो होता है उसको आंख का तारा कहते हैं कि कन्हैया मेरा आंख का तारा, गीता मेरी आंख की लाडली तारा, इस तरह से कहा जाता है। तो मुहावरे का आंख का तारा होना यानी बहुत प्रिय होना। बिल्कुल साथियों, नेक्स्ट है आंखें बिछाना। क्या है अगला, आंखें बिछाना। कहते हैं ना किसी को देखने के लिए, राह देखने के लिए हम क्या कर देते हैं, आंखें बिछा देते हैं। तो बेसब्री से क्या करना, इसका इंतजार करना, कि उसका वेट करना, कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और किस तरह से, बेसब्री से, बहुत लग्न के साथ में। कहते हैं ना हम लग्न के साथ में पढ़ते हैं या लग्न के साथ में किसी का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। तो यहां पर बेसब्री से किसी का इंतजार करना, ये क्या हो जाएगा, आंखें बिछाना। नेक्स्ट आता है पानी पानी होना। यानी कहते हैं ना कि ये तो किसी कारणवश पानी पानी हो गया, कारणवश यानी किसी वजह से ये का पानी पानी हो गया, यानी शर्मसार हो गया। शर्मसार यानी शर्म आ गई, यानी शर्मिंदा होना। क्या होना, इसका अर्थ होगा, पानी पानी होने का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। कहते हैं ना ये तो शर्मिंदा हो गया, बिल्कुल इसको लज्जा आ गई, इसको शर्मिंदगी आ गई, क्योंकि इसने कृत ऐसा ही किया है। नेक्स्ट आता है 9-2-11 होना। क्या होना, 9-2-11 होना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। कहते हैं ना कि ये तो 9-2-11 हो गया। किसी विपत्ति के समय में दो दोस्त गए और दोनों दोस्त साथ में जा रहे थे, लेकिन उसी समय पुलिस आ गई। तो पुलिस को देखकर एक दोस्त तो क्या हो गया, 9-2-11 हो गया। तो यानी भाग जाना 9-2-11 होने का अर्थ होता है। नेक्स्ट है आपका नाक में दम करना। क्या करना, कहते हैं ना कि इसने तो मेरे नाक में दम कर दिया, इसने मुझे परेशान कर दिया, ये इससे तो मैं घबरा चुका हूं। तो नाक में दम करने का जो होगा वो होगा बहुत परेशान करना। क्या करना, बहुत परेशान करना साथियों। बिल्कुल, नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना हो जाएगा। कि कहते हैं ना कि छोरा रुक जा, तूने मेरे नाक में दम कर दिया, तूने मेरे को क्या कर दिया, बहुत परेशान कर दिया। नेक्स्ट, दाल में काला होना। कहते हैं ना यहाँ तो कुछ न कुछ दाल में काला है, का मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कोई गड़बड़ होना। सीधी सी बात है, कोई ना कोई गड़बड़ होना दाल में काला होने का अर्थ होता है। बिल्कुल, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कुछ न कुछ गड़बड़ होना। कहते हैं ना किसी न किसी वजह से गड़बड़ हुई है, तो गड़बड़ होना इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा।
साथियों सभी को क्लास कैसी लग रही है, लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट, भीगी बिल्ली होना, क्या होगा? भीगी बिल्ली होना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा बहुत शरीफ बन जाना। क्या? बहुत शरीफ बन जाना, यानी भीगी बिल्ली कहते हैं ना, अरे ये तो भीगी बिल्ली बन जा गया है, बिल्कुल क्या हो गया है? शरीफ बन गया है, बिल्कुल शरीफ। आज के ज़माने में कहते हैं ना कि अरे ये आदमी तो शादी के बाद में भीगी बिल्ली बन गया, यानी ये तो बहुत शरीफ बन गया, पहले तो कैसा था, आज के समय में कैसा हो गया। तो कहती है ना भीगी बिल्ली बना, यानी क्या हो जाना? बहुत शरीफ बन जाना। क्योंकि जीवन, कहते हैं ना, जीवन, अपना जो जीवन है वो परिवर्तन का नियम है। जीवन में परिवर्तन आना जरूरी है। जीवन में अगर परिवर्तन नहीं है तो कुछ भी नहीं है साथियों। चलिए, तो भीगी बिल्ली होना यानी बहुत शरीफ बन जाना। नेक्स्ट है आपका, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। यानी कहा जाता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली जो थी वो कहाँ चली गई? हज को चली गई। बिल्कुल हज को चली, तो इसका क्या हो जाएगा? बहुत पाप करने, यानी बहुत पाप करने वाला जो होता है ना, कि पाप तो इतने किए और हम किसकी तलाश में जा रहे हैं? यानी ईश्वर की तलाश में जा रहे हैं। पाप तो इतने कर लिए जीवन में और फिर हम ढूंढ रहे हैं, ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बहुत पाप करने के बाद अचानक भलाई की बातें करने लगना, कि इतने तो पाप किए और अचानक अपने मन में क्या आ गया कि इसकी तो भलाई की बात कर रहा है, तो पाप करने के बाद में भलाई की बात करना कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को। बिल्कुल, ये थे साथियों आपके मुहावरे जो हमने यहाँ पर देखे। इंपॉर्टेंट मुहावरे आपके बीच में लेके आ रहा हूँ साथियों। आते रहेंगे इसी तरह से ये क्लासें, आपके लोकोक्ति और मुहावरे हमेशा कंप्लीट करवाते रहेंगे हमारे द्वारा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई एक क्लास 2 क्लास नहीं मिलने वाली। यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये पूरी तरह से कंप्लीटली आपको करवाया जाएगा। तो सभी से निवेदन है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, नेक्स्ट आती है हमारी लोकोक्ति। क्या आती है? लोकोक्ति साथियों। बिल्कुल, लोकोक्तियां भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जन सामान्य के अंदर फैली हुई है, प्रचलित है। जन सामान्य के द्वारा इसमें को प्रयोग किया जाता है। कहते हैं ना, हमारे गांव के अंदर जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो भी लोकोक्तियों का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि ये कहावतों के रूप में आ जाती है, लोकोक्तियां आ जाती है। तो लोग सामान्य में प्रचलित जो उक्तियां होती हैं उन्हें लोकोक्तियां कहा जाता है। सबसे पहली, अक्ल के अंधे गांठ के पूरे। कहते हैं अक्ल के अंधे और गांठ के पूरे, इसका जो लोकोक्ति साथ में साथियों आज मैं आप लोगों के लिए प्रयोग भी लेके आया हूं कि वाक्य में प्रयोग करके कैसे क्या होगा। तो अक्ल के अंधे गांठ के पूरे, बुद्धिहीन किंतु धनवान। व्यक्ति है तो बुद्धिहीन है, लेकिन फिर भी क्या है? पैसे वाला है, धनवान है। बिल्कुल, ये इसका जो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो प्रयोग देखना, सेठ जी तो अक्ल के अंधे गांठ के पूरे हैं। सेठ जी तो है, सेठ जी जो है वो अक्ल के तो क्या है? अंधे हैं, लेकिन गांठ के क्या हैं? पूरे हैं। यानी पैसों के मामले में धनवान हैं, यानी अक्ल से तो बिल्कुल अंधे हैं, कोई मतलब नहीं है इनका अक्ल के मामले में, लेकिन धनवान बहुत हैं। कौन? आपके सेठ जी के बारे में, यहां पर सेठ जी के बारे में प्रयोग किया गया है। अंधी पी से कुत्ते खाए। क्या है? अंधी पी से कुत्ते खाए। यहां पर इसका जो अर्थ होगा, मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। कहते हैं ना, मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं उन मूर्खों की जो कमाई होती है वो क्या हो जाती है? व्यर्थ में साथियों बिल्कुल नष्ट हो जाती है। तो मूर्खों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मूर्ख ने कोई बात भी कही ना तो उसने सोच समझ के नहीं कही है, क्योंकि उसने अपनी मूर्खता के अंदर वो बात कही है। तो बिल्कुल मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। जैसे इसका प्रयोग किया है मैंने, रजनी अपने आप को बुद्धिमान समझती हैं किंतु उसका काम अंधी पीसे कुत्ते खाए वाला है। रजनी अपने का आपको बुद्धिमान समझती, वो समझती तो अपने आप को क्या है? बुद्धिमान है, लेकिन किंतु उसका काम अंधी पीसे कुत्ते खाए वाला है। मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाए, यानी व्यर्थ में नष्ट हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये इसका मुहावरे का अर्थ हो जाए, लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, 80 की आमद 84 खर्च। कितना? 80 तो आमदनी है और 84 क्या है? खर्चा है। तो 80 की तो आमद, 84 खर्च, आमदनी से अधिक खर्च। कहते हैं ना, व्यक्ति को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितने उसके क्या हो? रजाई जो हो या गोदड़ी जो हो
वो लंबी हो, उससे ज़्यादा निकालोगे तो सर्दी लगेगी आप लोगों को। तो बिल्कुल यहाँ पर कि 80 की आमदनी जो हो रही है वो तो 80 रुपया है और खर्चा जो है वो 84 रुपया खर्च कर रहा है, यानी 80 तो कमा रहा है और 84 खर्च कर रहा है। तो वो व्यक्ति क्या होगा, आमदनी से अधिक खर्च करने वाला जो व्यक्ति होता है, ज़्यादा अगर खर्च करेगा तो वे व्यक्ति क्या नहीं होगा, सफल नहीं होगा। हमारी क्षमता जितनी है हमें उतना पढ़ना है साथियों, क्षमता से अधिक पढ़ोगे तो क्या होगा, आपका नुकसान होगा। हमें जितनी क्षमता है हमारी, जितना पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़ना है। ये नहीं कहता मैं कि आप 24 आवर्स बुक्स लेके बैठो, नहीं साथियों, आप जितना टाइम बैठ सकते हो लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ने के लिए बैठिए, क्योंकि बिना ईमानदारी के पढ़ने से कोई मतलब नहीं और बिना मेहनत के सफलता भी नहीं होती। इसी तरह से साथियों याद रख लेना, जब मन नहीं होता तब अगर पढ़ने बैठोगे तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप अपना समय क्या कर दोगे, व्यर्थ कर दोगे। समय व्यर्थ नहीं करना है, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा अमूल्य है, क्योंकि समय से बड़ा कुछ नहीं है साथियों, याद रखना। यस, 80 की आमद 84 का खर्च, आमदनी से अधिक खर्च। वाक्य में प्रयोग है देखना, राजू के तो 80 की आमद है और 84 खर्च है, इसलिए उसके वेतन में घर का खर्च नहीं चलता। यानी उसकी जो आमदनी है वो तो 80 रुपया है, लेकिन खर्चा कितना कर रहा है, 84 रुपया। तो इसलिए उसका वेतन जो है वो घर खर्च के लिए क्या नहीं है, पर्याप्त नहीं है साथियों। तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर। ओखली में जब सिर दे ही दिया तो से क्या डर, मुसला यानी वो कूटने। ओखली जो होती है हमारे पुराने समय में गाँव के अंतर्गत मिर्ची वगैरह गेहूं वगैरह जो भी पीसते थे ना, वो ओखली में डालकर फिर लोग उसको कूटने का काम करते थे। मिर्ची कूटने का, धनिया, हल्दी, हर चीज़ ओखली में कूटते थे। तो यहाँ पर उसी ओखली के लिए कहा गया कि ओखली में जब सिर दे दिया तो मुसली से कूटने का क्या दर्द होता है, या मुसलों से क्या डर, तो काम करने पर उतारू होना। यानी कोई काम है, उस काम को करने के लिए क्या हो जाना, बहुत ज़्यादा उतारू हो जाना, यानी बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, आगे बढ़ जाना, उतारू हो जाना। वही इसका क्या हो जाएगा, लोकोक्तियों का अर्थ हो जाएगा। इसका प्रयोग करते हैं, जब मैंने देश सेवा करने की ठान ही ली है तब जेल जाने से क्या डरना। कहते हैं ना कि जब मैंने अगर देश सेवा की बात सोच ही ली है कि मैं देश सेवा करूंगा तो अब जेल जाने से मुझे क्या डरना चाहिए। ये पहले के जो क्रांतिकारी थे उनके लिए है साथियों। बिल्कुल भगत सिंह जी जिन्होंने कहा कि अब मैंने देश सेवा की तो बात सोच ली है, तो अब मैं जेल में जाऊं या मुझे फांसी मिले, चाहे कुछ भी मिले साथियों, लेकिन वो वीर युवक जिसने किसी भी तरह से अपने आप को पीछे नहीं हटने दिया, वही इस युवक ने क्या कर दिखाया। आगे चलकर जब फांसी भी मिली तो आज वो वही वीर, वही भगत सिंह, वही सुखदेव, वही राजगुरु आज क्या हो चुके हैं, हमारे सभी भारतीयों के दिलों में अमर हो चुके हैं। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जब ओखली में सिर दे दिया है तो मुसली से ही डरना चाहिए। तो जब ओखली में सिर दिया तब मुसलों से क्या डर, ये हो जाएगा इस लोकोक्ति का अर्थ। नेक्स्ट है हमारी, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। के उतर गई अगर लोई तो क्या करेगा कोई, कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब इज्जत जाने पर डर किसका। किसी इंसान की कहते हैं ना कि एक बार अगर इज्जत चली गई तो उसके बाद में वो किस चीज से डरेगा। आज आपके ही ऊपर हम ले लेते हैं कि आज आप कोई तैयारी कर रहे हो, किसी चीज़ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और आज आप पुलिस के एग्जाम की तैयारी या किसी भी प्रकार के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी, और आज आपके ऊपर कोई केस हो गया, कोई झूठा केस भी अगर हो गया, तो फिर आप क्या डरोगे क्या। फिर तो आप यही सोचोगे जीवन तो खत्म हो ही चुका है, मेरा खराब हो ही चुका है, करियर मेरा खराब हो ही चुका है, तो अब तो जो होगा जो देखा जाएगा, अब तो जो आएगा उसको मैं क्या कर लूँगा, निपट लूँगा। वही मामला है साथियों। बिल्कुल याद रखिएगा कि जो इंसान उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इज्जत जाने पर डर किसी को नहीं लगता। अगर किसी की इज्जत चली गई तो उसके बाद में वो डरता नहीं है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, वो जो होगा जो देखा जाएगा। इसका प्रयोग करके बताता हूँ। जब लोगों ने रमन को बिरादरी से खारिज कर दिया है तो अब वह खुलेआम आवारागर्दी कर रहा है। उतर गई लोई तो क्या करेगा,
कहते हैं कि यहाँ पर एक अमन के बारे में बात हुई। क्या अमन जो था वो अपनी समाज के अंदर था, अपनी बिरादरी में था, उसको अपनी बिरादरी से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। कहते हैं ना जात बाहर करना, जात के बहाने करनो, यानी जात के बाहर जब कर ही दिया है तो फिर हमें उसको किस बात का डर, वो फिर तो खुले आम आवारा गर्दी करेगा। अब आ जाओ जिसको जो करना है, क्योंकि तुम्हारी समाज में, तुम्हारी बिरादरी में तो मैं रहा नहीं हूं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। लास्ट लोकोक्ति है हमारी, उदो का लेना न मादो का देना। उदो का लेना न मादो का देना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। केवल अपने काम से काम रखना। कहते हैं ना कि यार ये व्यक्ति जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार ये व्यक्ति तो अपने काम से काम लेता करता है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं। और हकीकत बात है साथियों, अपने काम से काम करिए, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं रहेगा तो आप जीवन में सफल हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप क्या रह जाओगे। अगर बीच में, कहते हैं ना किसी के बीच में टांग फंसाना अगर किया आपने, तो आपके ऊपर कहते हैं ना कोई विपदा आ ही जाएगी, क्योंकि आपको दूसरे के कार्यों में टांग नहीं फंसानी चाहिए। जितना आपको मिल रहा है, जैसे हो रहा है वैसे ही करना चाहिए। इसका प्रयोग प्रोफेसर साहब तो बस अध्ययन और अध्यापन में लगे रहते हैं, गुटबंदी से उन्हें कोई लेना देना नहीं, उदो का लेना न मादो का देना। जो प्रोफेसर जी हैं, एक प्रोफेसर साहब के बारे में प्रयोग में हुआ है कि प्रोफेसर जी जो हैं वो अपने कार्यों में लगे रहते हैं। प्रोफेसर साहब ने अध्ययन और अध्यापन, खुद पढ़ने में और पढ़ाने में ही क्या रहते हैं, मग्न रहते हैं। उनको गुटबंदी, जो गुटबंदियां होती हैं उनसे किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो इसी प्रकार का जो वाक्य होगा वो यहाँ पर चलेगा साथियों। तो ये थी आपकी लोकोक्तियां जो लोक कल्याण में प्रचलित थी साथियों। तो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और बिल्कुल साथियों आप कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे भी पता रहे कि आप सभी को आज की क्लास हमारी कैसी लग रही है। और सभी से निवेदन है कि मैं एक ही बात कहता हूँ, आज अगर हम मेरी इस क्लास को 200 बच्चे भी अगर देखते हैं और वो 200 बच्चे अगर अपने 10 साथियों को भी अगर भेजते हैं, यही क्लास 2000 बच्चों पे पहुंच जाएगी। और वही 2000 बच्चे अगर अपने 10-10 को भेजेंगे तो ये क्लास 20,000, 20 से 2 लाख और कब पता नहीं कहाँ तक पहुंच सकती है। लेकिन सहयोग किसका होगा, आप सभी बच्चों का होगा। बिल्कुल कहते हैं ना, एक सबसे बड़ी बात होती है बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो बिल्कुल हमारे लिए यहाँ हर संस्थान के लिए एक बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप है। क्योंकि आज के समय में बच्चा जो है वो इस भव सागर में क्या हो चुका है, उतर तो गया है लेकिन वो खो गया है। तो खोने की चीज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आपके सामने सही से लेके आ रहे हैं सर। चलिए नेक्स्ट आती है हमारी विलोम शब्द। नेक्स्ट है हमारे कुछ विलोम शब्द लेके आया हूँ आपके बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कारगर रहने वाले हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वही विलोम शब्द आपके बीच में है। सबसे पहला विलोम शब्द आता है ओजस्वी। क्या है, ओजस्वी। ओजस्वी का जो विलोम होता है वो होता है कमजोर। कि ये तो बहुत ज्यादा ओजस्वी है, नहीं ये तो बहुत कमजोर व्यक्ति है। तो ओजस्वी का हो जाएगा कमजोर। ओढ़ना, ओढ़ने का विलोम हो जाएगा उतारना। एक तो ओढ़ना होता है और एक उतारना होता है। तो ओढ़ना और उतारना, एक उतारने का विलोम होता है पहनना भी होता है। एक तो पहनना और एक उतारना, ये भी होता है। तो ओढ़ना उतारना। ओझल, ओझल यानी गायब हो जाना और स्पष्ट यानी दिख जाना। ओझल और गायब, स्पष्ट यानी ओझल यानी तो गायब होना, स्पष्ट यानी दिख जाना। बिल्कुल। और यानी तो अलग, और विरोध, और का जो विलोम होता है वो क्या होता है, विरोध करना, किसी चीज का विरोध करने वाला होता है वो विरोध। औचित्य, औचित्य का होता है अनौचित्य। कोई बात है ये औचित्य बात है और ये अनुचित बात है, ये बिल्कुल अनुचित बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो औचित्य का अनौचित्य हो जाएगा। औपचारिक, औपचारिक का जो विलोम होगा वो होगा अनौपचारिक। क्या हो जाएगा साथियों, अनौपचारिक इसका विलोम शब्द हो जाएगा। बिल्कुल अनौपचारिक इसका विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट आती है आपका उद्यम। उद्यम का जो विलोम होगा साथियों वो होगा निष्क्रियता। उद्यम यानी लगाना, निष्क्रियता यानी समाप्त होना, लगाना और समाप्त होना। उद्यम का विलोम होगा निष्क्रियता। नेक्स्ट है आपका उद्घाटन। क्या है, उद्घाटन, किसी चीज का उद्घाटन करना यानी तैयार करना, चालू करना, स्टार्टअप करना। अंतिम यानी उसका समाप्त हो जाना, अंतिम दिन होना। आज स्टार्ट किया, उसका अंतिम दिन यानी जब बंद होगा वो अंतिम दिन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य। किसी व्यक्ति का कहते हैं ना मेरा उद्देश्य है, मुझे आज ये कार्य करना है, आज मुझे वो कार्य करना है। तो उद्देश्य का जो विलोम होगा वो होगा अभिप्राय। क्या हो जाएगा,
अभिप्राय हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, उद्देश्य का विलोम होगा अभिप्राय। नेक्स्ट आता है उद्बोधन। उद्बोधन, उद्बोधन का जो विलोम होगा साथियों वो होगा निंद्रा। उद्बोधन यानी उद्बोधन करना और निंद्रा यानी सो जाना। निंद्रा यानी सोने का अर्थ हो जाएगा। एक, एक का जो विलोम होगा वो होगा अनेक। एक का क्या होगा? अनेक। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी बहुत ज्यादा पैसा हो जाना, ऐश्वर्यता मिल जाना कि इसके पास तो आलीशान बंगला है, इसके पास गाड़ी है, तो ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य का विलोम होता है दरिद्रता, गरीब होना, अमीर होना, गरीब होना, ये ऐश्वर्य और दरिद्रता। एकाधिक, एक से अधिक, एकाधिक का विलोम होगा सिर्फ एक। एक का विलोम क्या होता है? एकाधिक यानी एक से अधिक होना। ठीक है। एकांकी, एकांकी साथियों बिल्कुल एकांकी। एकांकी का जो होगा वो समूहहीन होगा। क्या होगा? एकांकी यानी तो एक, समूहहीन यानी बहुत ज्यादा, एकांकी का समूहहीन। एकाग्रता, एकाग्रता का होगा विचलन। कहते हैं ना ये व्यक्ति तो एकाग्र हो गया, इसका ध्यान केंद्रित हो गया, उसी का विलोम होगा विचलन, यानी विचलित हो जाना, विचलन हो जाना हो जाएगा। नेक्स्ट है एकांत। एकांत का विलोम होता है भीड़। एकांत यानी तो अकेला, भीड़ यानी बहुत ज्यादा, एकांत का विलोम क्या होगा? भीड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है एकांश। एकांश का विलोम है अधिकांश। एकांश का क्या होगा विलोम? अधिकांश। एकांश यानी एक, अधिकांश यानी बहुत ज्यादा। ऐक्य, ऐक्य का जो विलोम होगा वो होगा वैमनस्य या विरोध। ऐक्य का क्या होगा? विमनस्य या विरोध। विरोध और का भी विरोध होता है साथियों, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो ऐक्य का क्या होगा? वैमनस्य या विरोध हो जाएगा। उद्योग, उद्योग यानी बिजनेस, हम बिजनेस कोई कर रहे हैं, उद्योग का हो जाएगा निष्फलता। उद्योग यानी लगाना, निष्फलता यानी समाप्त हो जाना, तो उद्योग का विलोम होगा निष्फलता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और लास्ट है हमारा उद्धार। उद्धार का जो विलोम होगा साथियों वो होगा नुकसान। उद्धार यानी अच्छा होना और नुकसान यानी घाटा चला। उद्धार यानी लाभ होना, नुकसान यानी घाटा जाना। तो ये हो गया आपके कुछ प्रमुख विलोम शब्द से साथियों। ये भी आपको कैसे लगे ये कमेंट्स करके बताइएगा कि विलोम शब्द आपको कैसे लगे, पर्याय आपके लोकोक्ति मुहावरे कैसे लगे, ये कमेंट्स करके बताते रहिएगा, ताकि मुझे भी नए नए इंपॉर्टेंस आपके सामने लाने में मुझे भी क्या मिले? सहयोग मिले साथियों। देखो आपके सहयोग से ही मुझे भी प्रेरणा मिलेगी, और आपकी जो प्रेरणा है वो मेरे लिए बहुत ही, बिल्कुल साथियों आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और लास्ट आज का हमारा वो है भिन्नार्थक शब्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि भिन्नार्थक शब्द एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से होते हैं, क्या होते हैं, तो वो सारे ही हम यहाँ पर देखें। क्लियर? चलिए, तड़ाक शब्द है, तड़ाक, तड़ाक और एक होता है तड़ाग। तड़ाग, तड़ाक, ये दोनों ही शब्द एक समान शब्द हैं। एक तड़ाक का अर्थ होता है जल्दी, तड़ाक यानी जल्दी, और तड़ांग यानी तालाब। तालाब का जो पर्यायवाची होता है उसे तड़ांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तड़ांग भी कहते हैं। तो बिल्कुल साथियों तड़ांग तालाब का, और तड़ाक जो है वो जल्दी का, किसका है? जल्दी का हो जाएगा। तड़ाक यानी जल्दी, तड़ांग यानी तालाब। नेक्स्ट आता है तक्र। किसी बात के लिए तक्र, तक्र का अर्थ होता है मट्ठा। तक्र का क्या होता है? मट्ठा। और एक तर्क होता है किसी बात के लिए बहस करना। तर्क यानी बहस करने की जो बात आती है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है तरी। क्या आता है? तरी। और तरी का जो होगा वो गीलापन, और एक तरी यानी छोटी ई वाली मात्रा वाला, तो उसका हो जाएगा नाव। एक तरी यानी गीलापन, एक तरी यानी नाव हो जाएगा। तरी हम नहीं करते हैं मकानों पे, इन पर तराई वगैरह करते हैं, उसे तरी कहा जाता है, यानी गीलापन होता है उसका। और एक तरी, तरी यानी नाव को कहा जाता है। एक है दारू। दारू, दारू यानी यहाँ पर जो ऊ है वो छोटा है, और एक ऊ है जो बड़ा है। तो एक दारू जो है उसका तो अर्थ होता है लकड़ी, और एक दारू, दारू यानी जिसके सोमरस, जिसके बारे में शराब के बारे में कहते हैं ना, नाम आते ही बहुत सारे जनों के चेहरों पे तो क्या आ जाती है? खुशी आ जाती है। तो साथियों अच्छी चीज कभी, दारू कभी अच्छी चीज नहीं माना जा सकता। यह सोमरस है, कहा जाता है राक्षसों का पान है, नहीं करना चाहिए बिल्कुल। घरों में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो इसी शराब की वजह से होते हैं। बिल्कुल साथ। नेक्स्ट आता है दार। एक तो होता है दार और एक होता है द्वार। एक तो दार होता है और एक द्वार होता है। तो दार का तो अर्थ होता है स्त्री। दार का तो क्या होता है? स्त्री। इसका अर्थ तो है स्त्री। और इस द्वार का अर्थ है दरवाजा। कहते हैं ना घर का दरवाजा है, हम द्वार के ऊपर आए हैं, तो द्वार हो जाएगा। एक होता है देव। देव का जो पर्यायवाची
भिन्नार्थक शब्द होता है वो तो देवता होता है, और एक देव जो डबल मात्रा वाला होता है उसका होता है भाग्य। एक देव यानी देवता और एक देव यानी भाग्य कहलाएगा। और आज का लस्ट हमारा एक दिन और एक होता है बड़ा ही दिन। तो दिन का तो अर्थ होता है दिवस, यानी जो हमारे दिन चल रहे, आज सोमवार मंगलवार ये तो दिन हो गए, और एक दिन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। का अर्थ क्या होता है साथियों? गरीब। कहते हैं ना दिन दिन यानी बहुत गरीब है ये व्यक्ति, तो इस प्रकार से दिन का गरीब होता है। तो साथियों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंतर्गत हमने आज मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द और भिन्नार्थक शब्द देखे। आप सभी को ये सारे कैसे लगे ये मुझे हमें कमेंट्स करके बताइएगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही क्लासें लेके आते रहेंगे जो आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। तो सभी से निवेदन है कि आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा अपनी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और अपने सभी साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइए तथा लाइक तथा शेयर करवाइए। ये एग्जाम में आपके सब इंस्पेक्टर, पटवारी, चतुर्थ श्रेणी, आपके रीट, कोई भी एग्जाम की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग, उसके लिए बहुत लाभदायक रहने वाली है ये। और ये एबीवाई जो एबीवाई द न्यू एरा, एबीवाई द न्यू एजुकेशन एरा जो प्लेटफॉर्म है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें लेके आता रहेगा। बहुत ही जल्द आपके बीच में और भी बहुत सारे कोर्स आने वाले हैं। तो सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए तथा एबीवाई का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे जुड़िए, तथा एबीवाई का जो प्ले स्टोर पर ऐप है उससे भी जुड़िए और अपने सभी साथियों को उससे जोड़िए, ताकि आपके लिए अनेक ऑफर आते रहेंगे और आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सके साथियों। तो इसी के साथ में साथियों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।